नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ रक्त और हमारा शरीर लेकर, जो कि छठा भाग है, जो कि यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल, जो कि सुप्रसिद्ध चिकित्सक और लेखक हैं, उन्होंने अपने चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को सीधी सरल भाषा के माध्यम से सामान्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में सरलता ही नहीं अपितु विशेष आकर्षण है, जो विज्ञान के मुश्किल समझे जाने वाले विषयों को आसान ढंग से प्रस्तुत कर देने में समर्थ है। लेखक अपने लेखन के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे डॉक्टर होने के साथ साथ अपने लेखन के द्वारा सामान्य लोगों के लिए शिक्षक का कार्य भी करते हैं, जो अत्यधिक प्रशंसनीय है। वरिष्ठ चिकित्सक, लेखक, स्तंभकार और प्रसारक डॉक्टर यतीश अग्रवाल को दूसरे कार्यकाल के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड पैरामेडिकल हेल्थ साइंस का डीन नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा IPU के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा ने की। डॉक्टर यतीश अग्रवाल 19 जून 2024 तक इस पद पर आसीन रहेंगे। प्रस्तुत पाठ रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर के रक्त की भूमिका बारे में बताया है कि रक्त की किस प्रकार की भूमिका रहती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे रक्त और हमारा शरीर पार्ट 6। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। या तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त अर्थात खून। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड यानी कि खून जांच करने का एक यंत्र। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक का क्या अर्थ होता है जी? वहाँ पर पहुँचना, प्रवेश करना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी? एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिससे छोटी वस्तु बड़ी करके दिखाई देती है। एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। अनीमिया क्या होता है जी? एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेने तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई,
जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब यानी कि अर्थ क्या है आपका, अभिप्राय क्या है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव क्या होता है कि द्रव्य है के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर उसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है जी? शरीर में रक्त का तरल भाग, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। प्लेटलेट यानी कि शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही यानी कि खाने योग्य गोल मिठाई। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल यानी कि किनारों से मोटे तथा बीच से पतले, यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व यानी कि लोहे के तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उपयुक्त यानी कि उचित मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, आहार यानी कि भोजन नहीं ग्रहण करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बढ़ नहीं पाते। नतीजा यानी कि नतीजे का क्या अर्थ होता है जी? उसका यानी कि फल, ठीक है जी, कि फल यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल पूछा।
ठीक है जी। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार किसे बोलते हैं जी, अच्छा भोजन, उसकी कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व यानी कि पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनमें डट कर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में यह मान लो कि वे गुण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव जो है यह में मदद करना। रक्त के तल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में एक व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लाभप्रद यानी कि लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। ज़रूरत यानी कि आवश्यकता। ज़रूरत किसे बोलते हैं जी? आवश्यकता को। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा कि तब क्या? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं जी? रक्त या खून का जो बैंक है जहाँ पर खून प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों को रक्त तैयार रखा होता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय स्वयं पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो,
18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। कितने वर्ष के? 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार अर्थात बिना आधार के है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेते हैं। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। नियमित यानी कि लगातार। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो दोस्तों, ये था पाठ रक्त और हमारा शरीर, जिसमें यतीश अग्रवाल जी ने हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। स्वस्थ व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र में रक्तदान कर सकता है। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। ऐसा स्थल जहां सभी किस्म के रक्त समूह को सुरक्षित रखा जाता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। मानव शरीर का जो रक्त है उसे 4 वर्गों में बांटा जाता है। वर्ग 1 ओ, वर्ग 2 ए, वर्ग 3 बी और वर्ग 4 ए बी। रक्त में रक्त के तल भाग को क्या कहते हैं? शरीर में जो रक्त होता है उसके तल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कण ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह के अन्य भी बहुत से आपको लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों में जो सहायक होगा ये पाठ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा जो पाठ है वो समझ आ गया होगा। अगर पाठ से संबंधित कोई जानकारी या किसी प्रकार की कोई सुझाव, सजेशन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।